process. Next topic is staffing process. So basically there are five steps in this process. First is estimating manpower requirements. What does estimate first step implies is मैन पावर की हमें कितनी ज़रूरत है, कितने लोग हमें चाहिए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम लोग उनको उसका अंदाज़ा लगाते हैं. अब जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि कितने लोग चाहिए, वो ये भी होते हैं कि किस तरह के लोग चाहिए. दोनों चीज़ें ही इसमें आती हैं. मैन पावर रिक्वायरमेंट में सिर्फ फाइंडिंग आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, कि ये चेकआउट करना कि कितने एम्प्लॉयज़ और कैसे एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए हैं. ठीक है, तो अब मैन पावर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट करने के लिए, मतलब एस्टिमेट्स लगाने के लिए आप इसको कह सकते हो, इसके 3 स्टेप्स कह सकते हो, और यू कैन से 3 एनालिसिस कह सकते हो. ईदर वे यू कैन एक्सप्लेन इट. So basically there are 3 analysis which you have to undergo. First there are 2 analysis and the third one is the comparison of these 2 analysis. So you can write it as there are 3 steps to follow estimating manpower requirement. So for the very first step is workload analysis. Workload analysis करना मतलब ये देखना कि किस तरह का और क्या कितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए हैं. ठीक है. वर्कफोर्स एनालिसिस हमने का ये है कि एट प्रेजेंट हमारे पास उस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं और कितने हैं. प्रेजेंट स्टाफ में से हमारे पास उसमें से कितने एम्प्लॉयज़ निकल के आ सकते हैं जिस तरह के हमें किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए हैं. एंड देन कंपेयरिंग द बोथ, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए. अगर हमारी जितनी वर्कलोड एनालिसिस से रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो हमारी प्रेजेंट स्टाफ से पूरी हो रही है, दैन देयर इज़ नो नीड टू डू एक्सटर्नल स्टाफिंग, और मतलब न्यू रिक्रूटमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर हमारी वर्कलोड एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं और हमारे पास प्रेजेंट स्टाफ में से पर्सन्स कम हैं, तो जितने कम हैं, अगर लेट इट बी अगर यहाँ पे हमें 10 लोग चाहिए थे, हमारे पास 8 लोग अवेलेबल हैं, तो यानी कि 2 लोग कम पड़े, 2 लोगों के लिए को हम रिक्रूट कर लेंगे. यानी 2 वैकेंसीज के लिए हम लोग वो निकाल देंगे कि दैट वी आर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 वैकेंसीज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इज़ द जॉब एंड उसके लिए हम लोग फिर सारा वो चेकआउट करेंगे कि फिर हम लोग उस देखेंगे कि अच्छा हम लोग फिर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की तरफ जाएंगे कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास रिक्रूटमेंट का इंटरनल रिक्रूटमेंट हो सकती है. इंटरनल रिक्रूटमेंट करने का मतलब कि कहीं से ट्रांसफ़र वगैरह करके हमारा काम चल सकता है. कोई हमारा एम्प्लॉय है यहाँ पे नहीं है लेकिन हमें उस एम्प्लॉय की ज़रूरत है बट वो किसी और ब्रांच में है. क्या सिर्फ ट्रांसफ़र करके या प्रमोशंस करके हमारी रिक्रूटमेंट हल हो सकती है? हो सकती है तो ठीक है. अगर नहीं हो सकती फिर कंपनीज क्या करती हैं, फिर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करती हैं ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेंट्स आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. नॉट एम्प्लॉयज़ इज़ वन विच इज़ कंटिन्यूइंग द जॉब एंड एप्लीकेंट्स इज़ वन विच आर अपेयरिंग टू अप्लाई द जॉब. ठीक है, तो अब एप्लीकेंट्स देखती है कि कितने एप्लीकेंट्स हमारे पास एप्लीकेशंस चेकआउट करती हैं कि बेसिकली कंपनीज न्यूज़पेपर्स में या वैसे एडवर्टीजमेंट्स करके तब अपनी रिक्वायरमेंट बताती है जनरल पब्लिक को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके अपनी जॉब एप्लीकेशंस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब एप्लीकेशंस दें एंड जॉब के लिए अप्लाई करें. सो देयर वी आर डन विद द 2 स्टेप्स. जो हमारा हम लोग इनकरेज करना पीपल को, यानी कि या तो हम इंटरनली चेकआउट कर रहे हैं कि हमें ट्रांसफ़र या प्रमोशन से हमारा काम चल जाए, या फिर हम लोग बाहर से रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें कह रहे हैं. दैट इज़ द स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट. Third step comes with selection. Selection means to it is basically to check out जो हमारे पास external job applications आई हैं, उनमें से हमने चेक करना कि कौन कौन हमारी जॉब के लिए एप्लीकेबल एक्चुअली में है. राइट, तो फिर हम लोग उसमें से चूज़ करते हैं द मोस्ट सूटेबल वन, और फिर उसको फिर अपनी जॉब के लिए चूज़ करके उसको अप्लाई करने को कह देते हैं. अब जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है ये एक नेगेटिव प्रोसेस है. जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, वेयर सिलेक्शन प्रोसेस इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. वाई? बिकॉज हम यहाँ पे जो हमारे पास रिक्रूटमेंट के लिए जो लोग आए होते हैं हम उनको एलिमिनेट कर रहे होते हैं. दैट मीन्स हम लोग चेकआउट करते हैं कि ये हमारे लिए सूटेबल है, ये सूटेबल है. अगर ये सूटेबल है
then it will be considered for the next step. If it is not, eliminate that by the process of elimination, that is by the process of minusing the applications, we choose the best among the applied ones. So if it is, there is no one जहाँ पे कोई ऐसा एप्लीकेंट नहीं आया जो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, देन अगेन वी गो फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. हम दोबारा से एडवर्टीजमेंट करके दोबारा से एप्लीकेशंस की डिमांड करते हैं, एंड देन वी अगेन वी चूज दैट. अब जब उसमें से चूज़ कर लिया हमने, फिर हम लोग ये क्या, अच्छा जो चूज़ करते हैं वो हम लोग बेस्ट करते हैं. चूज़ द बेस्ट अमंग ऑल, जो हमारे पास हैं उनमें से हम बेस्ट चूज़ करते हैं. मोर ओवर जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये हमारे एम्प्लॉयज़ को या एप्लीकेंट्स को ये रियलाइज़ करवाता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सीरियसली काम किया जाता है. सो सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप just to make, basically it is the first interaction between an employer and the potential employee, or you can say, or an applicant. So at the first, वो कहते हैं ना, first impression is the last impression. At the very first interaction they want to ensure the particular applicant that we are very serious with the organization, so don't take it lightly and something. So that is why it is a very negative process. It is stated as a negative process. Now after choosing the best one, now it is a time to place it. Placement and orientation therefore is the fourth step. What does this means is, जब हमने जो चूज कर लिया है हमारा पर्सन, उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि what does it actually means is, placement and orientation में the candidate which we have chosen among the all. Now it is the time to say to the candidate that come to our organization and occupy the particular job. That means now you are ready to join the job, so start doing the job. Occupy कर लो उस job को, and that is known as placement. And orientation means, orientation is a process of introduction. The process of introduction is known as orientation. So the new employee is introduced to the organization so that he can get familiar with the campus, with the employees, and he must be knowing to that who is his superior, who is his subordinate. और बेसिकली नया एम्प्लॉय आता है तो सबॉर्डिनेट्स बहुत कम होते हैं, येट इफ इट इज़ अ हायर पोस्ट देन देयर माइट बी सबॉर्डिनेट्स. So if it is who are the superiors, who are the subordinates, so what are the rules and regulations of the campus. Either the manager himself take the employees to the whole organization, give him a round of the organization, introducing and telling him each and every corner of the organization, or if there are more than one recruitment, or you can say large number of placements in the organization, then there is a special orientation program conducted in which there is one speaker and the other placed people are sitting on the other side and listening to the speaker, which is giving them the introduction related to the business organization. So it is just orientation, just means to make the person familiar with the particular organization so that he can smoothly start his work. That on the very first day he doesn't have to go here and there and just move all out like कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं, मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबॉर्डिनेट कौन है, उसको यही नहीं मालूम होगा उसकी सिटिंग प्लेस क्या है. आधा दिन तो उसको ये ढूंढने में लग जाएगा कि मेरी सिटिंग प्लेस क्या है, कि मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबॉर्डिनेट कौन है. दिन देर वर्ड में ऐसे करते करते उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा सेटल होने में. सो रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन सच एक्टिविटीज, it is so suggested that do orientation properly. Now after being selected, selected and placed in the particular organization, and you have started with doing the job, next step comes is training and development. Now after doing the job, it is necessary to motivate the employees, that is it is necessary to improve the skills of the employees, right? So what does training and development means is to improve the competence of employees, just to make the employees more competent, more capable. There is a training program, various training sessions are conducted so that they can develop
बाय देयर ओन वो ज़्यादा बीइंग एन इंडिविजुअल वो ज़्यादा डेवलप कर सकें खुद को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है कि इन हाउस ट्रेनिंग हो, यानी कि कोई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन है वही उसको ट्रेन कर दे जाके कि हाँ जी आपने ऐसे 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 करना है, यानी कोई सुपीरियर ही आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को ट्रेन कर दे. और they are sent to special training programs so that they can which is usually outside the organizations, बाहर उनको भेजा जाता है ताकि वो बाहर जाएं और वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले और वापस आके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करें. So now this is the process of staffing. Starting with the estimation of manpower requirement, we now check it out whether it is fulfilled with the present staff or not. If not, then we go for the recruitment process, and there also we check it out that is there any chance of using our current employees in other branches or something. If not, then we go for the external recruitments where we just invite the fresh talent to bring up their applications to the organization, and after creating a pool of such applicants, now there is a time to select among those which is the best suitable person for the job. It is a negative process and it is mainly done to realize that how seriously things are done in the organization. Now after choosing the best employee, best applicant, it is time to place him in the organization and introducing him to the organization and basically introducing the organization to the person, and the person should be familiar with the organization as well. So there are placement and orientation programs conducted, and after continuing with the job, now it is a time to give training and development so that now after being totally developed in a particular area, to increase more competencies and develop in other areas as well, it is a time to give them training and development. Moreover, training and development also motivates the employees, which help them to learn more and improve more, right, and perform better. So this was the process of staffing, which I have give a quick revision as well. Now this step is performed mainly by the every organization. There are few steps which are done additionally when there is some change in the nature of organization. Now let us discuss what are the three or four additional steps which are considered or taken. स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जैसे कि देखो बेसिकली क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. पहले भी हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डिस्कस करते हुए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग का जो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने आपको बताया था जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है अपना, एंड बाकी के स्टाफिंग का काम वो सारे वो काम उसी में कर देते हैं. लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें ऐसे उनको डिपार्टमेंट अलग नहीं होता, जो मैनेजर्स वगैरह वहाँ पे होते हैं वही स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हुए स्टाफिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा कर लेते हैं. अब जब तो आपके मैंने आपको कहा था कि जो हमने पहले 5 स्टेप डिस्कस करे थे वो 5 स्टेप्स जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी स्टाफिंग फंक्शन में आते हैं, यानी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में वही 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं while doing staffing function, or you can say the persons who are involved in doing staffing function they follow that 5-step procedure only. लेकिन अगर हमारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वहाँ पे कुछ अलग से स्टाफिंग फंक्शन के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं होता, जो मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं वही काम करते हैं. तो वो अब उसके लिए साथ में 3 ये फंक्शन साथ में ये भी परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, कंपनसेशन. बेसिकली ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपके रिस्पेक्टिव मैनेजर्स भी करते हैं इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज HR डिपार्टमेंट भी करता है. HR डिपार्टमेंट सिर्फ कंसल्टेशन देता है, एक एडवाइस देता है, लेकिन एक्चुअली परफॉर्म किए जाते हैं बाय देयर मैनेजर्स. लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो मैनेजर्स ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ अलग से डिपार्टमेंट्स नहीं बने होते. सो व्हाट इज़ परफॉर्म, सो फर्स्ट स्टेप, और यू कैन से फर्स्ट आफ्टर द 5 steps we have discussed,
The another steps which they also perform is first is performance appraisal. परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, आप उसको चेकआउट करो, उसको इवैल्यूएट करो। उसके लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनके बेसिस पे आप उसको इवैल्यूएट करते हो एंड वो स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ को प्रीवियसली नॉलेज में होने चाहिए उनके, यानी कि उनको प्रीवियसली पता होने चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनको, जिनको उन्हें मीट करना है, उनको किस स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस देनी है। एंड जो मैनेजर्स होते हैं वो उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इवैल्यूएट करते हैं, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेकेंड इज promotion and career planning, that is promotion and career planning. Promotion is basically when you are promoted or you are placed at a higher job than the as compared to the job you are already doing, that is promotion. और जब प्रमोशन करते हैं जब, तो बेसिकली प्रमोशन करनी बहुत ज़रूरी भी होती है बिकॉज ऑफ कि जब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहने के लिए वो करनी ज़रूरी होती है, आपकी प्रमोशन करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है फिर कि वो ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर नॉट स्टैग्नेट इन द पर्टिकुलर प्लेस, वो एक जगह पे नहीं खड़े, वो ग्रो कर रहे हैं। इसकी वजह से दे फील है कि हाँ जी, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है प्रमोशन करना, एंड प्रमोशन इवन मोटिवेट्स देम टू वर्क मोर, दैट इज़ वाई प्रमोशन करनी पड़ती है। अब जो प्रमोशन है वो एक्चुअली में जब हम लोग प्रॉपर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वहाँ पे प्रमोशन का फंक्शन किया जाता है बाय मैनेजर्स, एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में भी करते मैनेजर्स ही हैं, लेकिन इसको स्टाफिंग फंक्शन में इसलिए डाला गया है क्योंकि स्टाफिंग का फंक्शन भी मैनेजर्स ही परफॉर्म करते हैं, कोई अलग से डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करता है, इसीलिए प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। Next, third thing is compensation. Compensation is basically the monetary benefits a particular person is enjoying for giving his services. So it is also known as price of job. What does it include? It includes basic pay जो आपकी सैलरी है, प्लस इंसेंटिव्स जो आपको मिल रहे हैं, प्लस आपको अगर आप कोई रिवॉर्ड्स वगैरह के लिए आप हकदार होते हो, जैसे कोई बोनस मिल गया या कुछ और ऐसा कुछ मिल गया, आपको रिवॉर्ड मिल गया, मॉनेटरी रिवॉर्ड, दैट इज नोन एज कंपनसेशन। अब जो रिवॉर्ड्स हैं वो दो तरह से उनको कैलकुलेट किया जाता है। एक होती है टाइम बेस्ड, बेसिकली इट इज़ अ परफॉर्मेंस जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रिवॉर्ड्स ही हम लोग चेकआउट करते हैं। एक होती है टाइम बेस्ड रिवॉर्ड्स और एक होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स। सो व्हाट इसमें टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होता है कि वो एक टाइम बेस्ड में वो टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है, इसमें से पहले अगर आप काम कर लेंगे तो आपको उसके बदले बोनस दिया जाएगा। एंड वेयर एज इन परफॉर्मेंस बेस्ड में आपको ये देखा जाएगा कि मेनली आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपकी क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जज करके, एज कम्पेयर टू योर कंपटीटर्स और योर कलीग्स, आप उसके बेसिस पे आपको जज करके आपको फिर रिवॉर्ड या एक्स्ट्रा कंपनसेशन कुछ पे की जा सकती है। So this was all with the staffing process. After the 5 I have already discussed, there are further 3 which are performed by line managers at small scale organizations. Wherever in large scale organizations, this particular functions are also performed, but not by the staffing personals or the persons who are involved in staffing process. That is why these functions are differently classified in the small scale organizations. So this was all with your staffing process. I hope the topic is clear to you.